दिल की नाड़ियों में अगर ब्लॉकेट आना शुरू होता है तो वो इसको हम कहते हैं एथ्रोमेटिस ब्लॉक 70% से ज़्यादा होता है। तो फिर हमें सिम्टम्स आना शुरू होते हैं कि ब्लड सप्लाई काम करने में, दिल के काम करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सिम्टम्स, एक सिम्टम है जिसको हम कहते हैं एंजाइना। अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं, चलना शुरू किया हमने, तो कुछ चलने के बाद हमें रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट होती है। कई लोगों को सिम्टम्स एंजाइना के नहीं होते, उनको हम कहते हैं साइलेंट मायोकार्डियल इस्कीमिया। उनको सांस फूलता है, वो रुक जाते हैं तो सांस ठीक हो जाता है, दर्द नहीं होती है। या वो चलते हैं, उनको गिडीनेस फील होती है, वो रुकते हैं तो ठीक हो जाती है। एंजाइना नहीं है, बट एंजाइना टाइप सिम्टम्स हैं, या कोई भी सिम्टम नहीं होता। नमस्कार, सेहतनामा में आज एक बार फिर दिल की बात और दिल के रोगों के माहिर जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हरिंदर बाली जी हमारे साथ हैं। उनसे आज बात करेंगे कोरोनरी वेस्कुलर डिसीज़, यानी कि हार्ट की नसें जब ब्लॉक हो जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। सर मुझे लगता है सही कहा मैंने कि दिल की नसें, हार्ट की नसें ब्लॉक हो जाना, इसी ही कोरोनरी वेस्कुलर डिसीज़ कहा जाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्यों होती है? देखिए, जैसा मैंने आप जानते हैं कि हार्ट भी एक ऑर्गन है और उसको काम करने के लिए ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट जब से हम पैदा होने से पहले ही हार्ट काम करना शुरू कर देता है। बाय द 6 वीक और सो इंट्रायूटरन लाइफ से काम करना शुरू करता है और हर मिनट काम करता रहता है और हर समय चलता रहता है। तो उसको काम करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और न्यूट्रिशन ब्लड सप्लाई से आती है। और ब्लड सप्लाई हार्ट को करते हैं कॉर्नरी आर्टरीज। ये जो कॉर्नरी आर्टरीज है, जब हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो पंपिंग चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल का, वहाँ से एक बड़ी आर्टरी निकलती है जिसको हम एओर्टा कहते हैं, जो हार्ट सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। उसी की शुरुआत से दो कॉर्नरी आर्टरी निकलती हैं, एक बाईं तरफ पे और एक दाईं तरफ पे। बाईं तरफ की जल्दी डिवाइड कर देती है, इसलिए हम 3 कॉर्नरी में बात करते हैं। जी। इनके आगे मल्टीपल वेसल्स होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, उसके बाद छोटी छोटी ब्रांचेज होकर हार्ट को सप्लाई करती हैं। तो इन नाड़ियों में जब ब्लॉकेट आना शुरू होती है तो हमको उसको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये जो नाड़ियाँ हैं ये डायनामिक है, ये फिक्स ट्यूब्स नहीं है। तो इसलिए इनमें सबसे पहले तो काफ़ी कैपेसिटी होती है अपनी फ्लो को बढ़ाने की। उसको हम कहते हैं कॉर्नरी फ्लो रिजर्व। उसका मतलब है अगर 50 ml ब्लड जा रहा है ओवर 1 मिनट और वट एवर, और उसको अगर ज़रूरत पड़ती है बढ़ाने की, तो कम से कम 4 फोल्ड ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहला तो ये एक हमारे पास एक बैंक है जिसको हम कहते हैं कॉर्नरी फ्लो रिजर्व। राइट। और उसके बाद दिल की नाड़ियों में अगर ब्लॉकेट आना शुरू होता है तो वो इसको हम कहते हैं एथ्रोमेटिस ब्लॉक, कि वो एंडोथेलियम डैमेज हुआ, उसमें एथ्रोमेटिस ब्लॉक करने के बाद प्रोग्रेसिव वो बढ़ता गया और दिल की नाड़ी को नैरो करता गया। यूजली एक लोकलाइज्ड प्रोसेस होता है, ये दिल की नाड़ी के किसी एक हिस्से में होता है। ओके, शुरुआत में हुआ या मिड में हुआ, लोकलाइज्ड एरिया में होता है। डिफ्यूज भी हो सकता है बट ज़्यादा लोकलाइज होता है। और ये जब ज़्यादा बढ़ जाता है, 70% से ज़्यादा होता है, तो फिर हमें सिम्टम्स आना शुरू होते हैं कि ब्लड सप्लाई काम करने में, दिल के काम करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और उस समय हमें सिम्टम्स आते हैं या किसी टेस्ट पे हमें पता लगता है कि ब्लड सप्लाई पूरा पर नहीं हो रही। सिम्टम्स कैसे होते हैं? तो सिम्टम्स, एक सिम्टम है जिसको हम कहते हैं एंजाइना। एंजाइना और बाकी है एंजाइना इक्विवेलेंट। एंजाइना क्या है? एंजाइना का मतलब है कि अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं, चलना शुरू किया हमने, तो कुछ चलने के बाद हमें रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट होती है। और रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट जो है, हैवीनेस फील होती है, जैसे कोई प्रेशर लग रहा है हमारे रेट्रोस्टर्नल एरिया में। और अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो वो बढ़ता जाता है, सीवियरिटी में भी बढ़ता जाता है, और शोल्डर्स में जाएगा, इंटरस्कैपुलर एरिया में जाएगा, जबड़े तक जाएगा। और अगर हम रुक जाते हैं तो वो बिल्कुल विद इन ए मिनट और सो डिसअपेयर हो जाता ये एंजाइना पेन है? है। ये एंजाइना पेन है। और ये जब ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होती है, मोर सिवियर होती है, बिना एक्टिविटी होती है, तो वही हार्ट अटैक की भी पेन बनती है। तो ये एंजाइना पेन एक्सर्शन पे आती है, डिफ्यूज रेट्रोस्टर्नल होती है, और चलने से, एक्टिविटी करने से बढ़ती है। और ये जो एक्टिविटी है हार्ट की रिक्वायरमेंट, ये फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है या इमोशनल एक्टिविटी भी हो सकती है। दोनों में ये डिस्कम्फर्ट आ सकती है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 3 सेगमेंट्स में। एक है स्टेबल कॉर्निया आर्टरी डिजीज, आजकल उसको स्टेबल इस्केमिक सिंड्रोम कहते हैं। उसका मतलब है कि
वीक्स मंथ्स यही सिम्टम चलते रहते हैं। अच्छा। हम अगर एक्टिविटी ना करें तो सिम्टम नहीं होंगे, हम पर्टिकुलर सेगमेंट से ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे तो सिम्टम्स आएंगे, हम रेस्ट करेंगे, एक्टिविटी बंद करेंगे तो वो सिम्टम्स बंद हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये स्टेबल कॉर्नरी सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, तीसरी मंजिल तक जाएंगे तो डिस्कम्फर्ट होएगी, रुक जाएंगे तो, अगर 2 तक ही जाएंगे तो कोई सिम्टम नहीं आएगा। अब उसके बाद आता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल का मतलब ये है कि या तो ये सिवियरिटी बढ़ रही है कि जितनी पहले होती थी उससे ज़्यादा हो रही, या कम डिस्टेंस पे हो रही है, या कभी मैं 2 किलोमीटर चलता हूँ तो डिस्कम्फर्ट होती है, कभी 1 किलोमीटर चलता हूँ तो डिस्कम्फर्ट होती है, या कभी बैठे बैठे ही डिस्कम्फर्ट होती है। तो ये, या कुछ देर पहले हार्ट अटैक होता उसके बाद भी ये हो रही है, या मुझे पहले कोई सिम्टम्स नहीं थे तो अभी अभी पिछले कुछ हफ्तों में मुझे ये नए सिम्टम्स आए। तो ये सारा जो सिंड्रोम है जिसको हम कहते हैं न्यू ऑनसेट एंजाइना, आर वेरिएबल थ्रेशोल्ड एंजाइना, आर पोस्ट इन्फॉक्शन एंजाइना, आर रेस्ट एंजाइना, ये अनस्टेबल एंजाइना के सिम्टम्स हैं। उसका मतलब है कि जो ब्लॉकेज है ये सिर्फ डिमांड सप्लाई नहीं रही है। स्टेबल में सिर्फ सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई पूरी नहीं कर पाएगी तो पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे। जो अनस्टेबल एंजाइना है उसमें सप्लाई भी इंटरमिटेंटली कम हो रही है, कभी ज़्यादा ब्लॉकेड हो जाता है, कभी कम ब्लॉकेड हो जाता है। वो इसलिए होता है कि जो प्लाक बना हुआ है, एथ्रोमेटस प्लाक ब्लॉकेज जो है वो डायनामिक है। उसमें प्लाक जो होता है वो रप्चर कर गया है, उसमें छोटे छोटे क्लॉट बनते हैं, या वो थोड़ा सा स्पैज़म होता है कॉर्नरी आर्टरी में, तो जो इसको स्टेबल से अनस्टेबल एंजाइना करता है। राइट। तो जब अनस्टेबल एंजाइना है तो ये एक प्री हार्ट अटैक सिम्टम है। जिन लोगों को अनस्टेबल एंजाइना है क्योंकि प्लाक रप्चर कर चुका है, वहाँ पे एथ्रोमेटिस प्लाक के कारण क्लॉटिंग शुरू हो गई है, तो वो अगर पूरी तरह से क्लॉटिंग बंद हो जाएगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो अनस्टेबल एंजाइना से प्री हार्ट अटैक। तो ये एक है स्टेबल कॉर्निया आर्टरी सिंड्रोम, एक है अनस्टेबल और एक है हार्ट अटैक। तीसरी बात यह है कि कई लोगों को सिम्टम्स एंजाइना के नहीं होते, उनको हम कहते हैं साइलेंट मायोकार्डियल इस्कीमिया। उसका मतलब कि वो एक्टिविटी करते हैं, उनको सांस फूलता है, वो रुक जाते हैं तो सांस ठीक हो जाता है, दर्द नहीं होती है, या वो चलते हैं उनको गिडीनेस फील होती है, वो रुकते हैं तो ठीक हो जाती है, या वो चलते एक्टिविटी करते हैं तो उनको पैल्पिटेशन होती है, वो रुक जाते हैं तो पैल्पिटेशन अनकम्फर्ट फीलिंग ऑफ बीटिंग, हार्ट बीटिंग, तो वो होती है तो वो रुकते हैं तो वो ठीक होते हैं। इनको हम कहते हैं एंजाइना इक्विवेलेंट। एंजाइना नहीं है बट एंजाइना टाइप सिम्टम्स हैं, या कोई भी सिम्टम नहीं होता है साइलेंट मायोकार्डियल इस्कीमिया में, कि पेशेंट एक्टिविटी करता रहता है, कोई सिम्टम्स नहीं होते। अगर हम टेस्ट करते हैं तो ब्लॉकेज जैसे निकलती है। नहीं, हमने टीएमटी किया, स्ट्रेस टेस्ट किया, तो जब एक्टिविटी की उन्होंने टीएमटी शुरू किया तो कुछ देर के बाद हमें ईसीजी में चेंजेस लगना शुरू होती है, जो इस्कीमिक चेंजेस। या हमने स्ट्रेस एको किया, एक्टिविटी करी उसके बाद एको करा, या दवाई देके एको करा तो हार्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ाने के लिए, तो उसमें हार्ट मसल में दिक्कत आ गई, रीजनल वाल मोशन बढ़ा, हार्ट का कुछ हिस्सा जो है वो कम काम करना शुरू कर देता है। तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को इस्कीमिया है बट उसको कोई सिम्टम नहीं। इसको हम कहते हैं साइलेंट मायोकार्डियल इस्कीमिया। डायबिटिक्स में ज़्यादा होता है, एल्डरली में ज़्यादा होता है, लेडीज़ में ज़्यादा होता है, तो ये साइलेंट मायोकार्डियल इस्कीमिया भी हो सकता है। सो वी कैन हैव एंजाइना क्लासिकल, वी कैन हैव एंजाइना इक्विवेलेंट, और वी कैन हैव ए साइलेंट जिससे पता है कि मायोकार्डियल। अब ये सब प्रॉब्लम तब ब्लॉकेज आ रही हो है सकती है। जब किसी एक लार्ज एपिकार्डियल आर्टरी में 70% से ज़्यादा ब्लॉकेड है। अगर 20% ब्लॉकेड है, 30% ब्लॉकेड है, हम जितनी मर्जी एक्टिविटी Symptoms भी करें नहीं कोई आएंगे। सिम्टम नहीं आएंगे, कोई Okay. टेस्ट में नहीं आएगा। ओके। ओके, तो उसको अगर हमने डायग्नोज करना है तो उसके लिए या तो हमें सीटी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, तो जिससे ये पता लगे कि या नॉर्मल एंजियोग्राफी तो अगर सिम्टम्स आ रहे फिर तो आपने टेस्ट करानी है, फिर तो कराना ही। फिर क्या टेस्ट करानी चाहिए? अगर सिम्टम्स आ रहे हैं और आपको हार्ट नॉन स्पेशलिस्ट के पास जाना है? हम फिजिशियन भी डायग्नोज कर सकते हैं एंजाइना। हम समझते हैं कि पहला कांटेक्ट जो है वो फिजिशियन के साथ होना चाहिए। मेरे सोच में यह है कि एक फैमिली फिजिशियन का, एक जनरल फिजिशियन का बहुत महत्व है। बीमारी से शुरुआत में भी इलाज करने के, बीमारी का इलाज होने के बाद भी फॉलोअप में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उनका जो कांटेक्ट कॉमन पेशेंट के साथ है वो बड़ा क्रूशल है लॉन्ग टर्म पे। बट इस पर
फिर कभी बात करेंगे। तो मैं ये बता रहा था आपको कि अगर किसी को सिम्टम्स आए हैं, एंजाइना के सिम्टम्स हैं या तो उसको हमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। तो हम ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं या स्टेसिको करते हैं, उससे हमें पता लगता है कि क्या लाइक्लीहुड है, एक नाड़ी में ब्लॉकेड है, दो नाड़ी में ब्लॉकेड है, कितनी दिक्कत है। उसके बेसिस पे हम समझते हैं कि अगर ऐसे मरीज को अगर हम एंजियोग्राफी करके इलाज करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। तो ऐसे लोगों को हम रिकमेंड करते हैं एंजियोग्राफी करना। वैसे ये ब्लॉकेज होती क्यों है नाड़ियों में? नाड़ी में ब्लॉकेज इसलिए है कि इसमें कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। रिस्क फैक्टर जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री है। तो उसमें जो हमारे जो नाड़ी है उसके जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। एंडोथेलियम एक बड़ा एक्टिव ऑर्गन है बॉडी का, इनफैक्ट द लार्जेस्ट ऑर्गन प्रॉब्ली इन द बॉडी। तो वो एक कॉन्टिन्यूस सिंगल सेल लेयर होती है और वो कुछ हार्मोन सक्रीट करती है, कुछ ऐसी चीज़ें सक्रीट करती है जिससे ब्लड थिन रहे और क्लॉट ना बने। तो जब इसमें ब्रीच आती है, एंडोथेलियम में ब्रीच आती है, तो वहाँ पे प्लाक बनना शुरू होता है। कुछ सेल इकट्ठे होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल रिच मटेरियल इकट्ठा होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्लाक बनाती है, इसको प्लाक कहते हैं। वो प्लाक जब इतना हो जाता है कि नाड़ी की ब्लॉकेज रोकना शुरू करता है तो हम ब्लॉकेज कहते हैं। तो ये सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो उस एंडोथेलियम में उसकी इंटेग्रिटी में ब्रेक होती है, और इंटेग्रिटी में ब्रेक करने के ये रिस्क फैक्टर है। कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। यानी कि जिनको कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल जिनका बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, जिनको डायबिटीज़ है और जिनको ब्लड प्रेशर है, उनको अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स नज़र आते तो उन्हें ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर हम समझते हैं कि हर एक मरीज़ को, हम हर एक इंडिविजुअल को, मरीज़ तो नहीं है वो, हर एक इंडिविजुअल को पहले हम कहते थे 40 साल के बाद, आजकल हम कहते हैं 35 ईयर्स के बाद अपना एक कम्प्रीहेंसिव कार्डियक चेकअप कराना चाहिए। उसमें क्या और क्या आता उसमें है? इंक्लूडेड है कि हमारा ब्लड प्रोफाइल हमें पता होना चाहिए कि लिपिड्स हमारे क्या है, हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल वो क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल क्या है, हमारा लाइपोप्रोटीन ए लेवल क्या है। ये चीज़ें हमें एक लिपिड्स के बारे में पता होनी चाहिए। हमें ये भी मालूम होना चाहिए हमारे HSCRP कहते हैं, हाई सेंसिटिव CRP, वो एक इन्फ्लामेटरी मार्कर है, वो भी हमें अपना चेक कराना चाहिए पीरियडिकली, ये देखने के लिए कि बॉडी में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस तो नहीं है। दूसरा हमें ब्लड शुगर पता होना चाहिए, अपना HbA1c लेवल पता होना चाहिए, और एक एकोकार्डियोग्राफी करानी चाहिए। एकोकार्डियोग्राफी से हमें पता लगेगा कि हार्ट मसल हमारा कैसा काम कर रहा है, हमारे वाल्व कैसे काम कर रहे हैं, और कोई ऐसा हार्ट का पार्ट तो नहीं है जो कम काम कर रहा है। आजकल एकोकार्डियो से काफ़ी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग भी पता लग जाती है। तो जिनकी नसों में ब्लॉकेज निकलती है फिर वो ठीक कैसे होती है? जब किसी को ब्लॉकेड है और ब्लॉकेड का हमें पता चला, ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट से हमें आइडिया होता है कि दिल की नाड़ी में ब्लॉकेड है जिसके कारण हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई कम मिल रही है। तो उसके बाद हम एंजियोग्राफी करते हैं। सीटी एंजियोग्राफी जो हम बात कर रहे थे उसकी सेंसिटिविटी बड़ी होती है। सेंसिटिविटी का मतलब है कि अगर कैल्शियम स्कोर 0 है और सीटी एंजियोग्राफी नॉर्मल है तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस कि कोई ब्लॉकेज नहीं है। 0 कैल्शियम स्कोर and angiography showing nothing. So sensitivity बढ़ी, that means नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बढ़ी। अगर वो कह रहा है कि नहीं है तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू 95 के करीब है, बट उसकी जो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू है वो थोड़ी कम है। उसका मतलब है कि अगर किसी को वो ब्लॉकेज कह रहा है तो वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कैल्शियम स्कोर कितना है, पहले एंजियोप्लास्टी हुई है कि नहीं हुई, पहले बाईपास हुआ कि नहीं, पहले स्टेंट लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, क्योंकि ये एक्सरे बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो वो एग्जैक्ट कितना ब्लॉकेज है उसमें थोड़ी कम स्पेसिफिटी। बट आजकल जो नई सीटी मशीन्स आई हुई हैं वो हमें फंक्शनल सिग्निफिकेंस भी दिखाती है कि ये ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज से कितना हमें कम ब्लड सप्लाई मिल रही है, कितने एरिया को कम ब्लड सप्लाई, ये सीटी आज की नई जो लेटेस्ट जनरेशन है वो बता सकती है। बट गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो एंजियोग्राफी है। एंजियोग्राफी कैथेटर बेस्ड टेक्निक है, रेडियल आर्टरी से किया जा सकता है, लोकल एनेस्थीसिया के होता अंदर 5-10 मिनट का काम है। अवेक पेशेंट में होता है, पेशेंट वॉक्स इनटू द कैथ लैब एंड वॉक्स आउट ऑफ द कैथ लैब। तो उसमें हम दिल की नाड़ियाँ मल्टीपल व्यूज़ में देख लेते हैं कि क्या उसमें ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है, उसको अच्छी तरह से हम स्टडी कर लेते हैं। सो ब्लॉकेज का फिर आप इलाज करते हैं? अगर हमें लगता है कि ब्लॉकेज 70% से ज़्यादा है, एक एपिकार्डियल आर्टरी से ज़्यादा है, और हमने नॉन इन्वेजिव टेस्ट से ये देखा है
कि उसको लार्ज एरिया में ब्लड सप्लाई कम हो रही है। तो दोनों को कंबाइन करने के बाद हम फैसला करते हैं कि क्या इनको रिवास्कुलाइजेशन से और किस किस्म के रिवास्कुलाइजेशन से फ़र्क पड़ेगा। एंजियोप्लास्टी से फ़ायदा होगा या बाईपास से फ़ायदा होगा। ये हम बात करें स्टेबल कॉर्निया आर्टरीज। अनस्टेबल एंजाइना में, जो मैंने आपको बताया अनस्टेबल, या एमआई में हम इसलिए एंजियोग्राफी करते हैं कि हमें मालूम है कि एक दिल की नाड़ी में डायनामिक प्रोसेस ब्लॉकेड है, तो फिर हमें उसको एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग करनी चाहिए। स्टंट डलते हैं जो इसी वजह से हाँ, डलते हैं। स्टेंटिंग इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ओके। जो नाड़ी ब्लॉकेड है उसको हम खोलते हैं, बैलून से खोलते हैं। बैलून से खोलने के बाद आजकल मल्टीपल तरीके के बैलून्स भी हमारे पास होते हैं, तो कई बार हम सिर्फ बैलूनिंग ही करते हैं। ओके। बैलूनिंग का मतलब है कि पहले हम बैलूनिंग सिंपल बैलून से करते थे, आजकल कटिंग बैलून भी आए हैं, ड्रैगुलेटिंग बैलून्स भी आए हैं, हाई प्रेशर बैलून्स भी आए हैं। वो मल्टीपल तरीके के बैलून्स होते हैं जिससे हम एंजियोप्लास्टी करते हैं। अगर उससे हमें रिजल्ट अच्छा मिल जाता है तो हो सकता है कि आगे स्टेंट डालने की ज़रूरत ना पड़े। राइट। बट ज़्यादा पेशेंट्स में ये होता है कि एंजियोप्लास्टी से हमें सब ऑप्टिमल रिजल्ट मिलता है। ओके, तो वो ब्लॉकेज थोड़ा सा वापस आ जाता है, तो उसको करने के लिए हमें स्कैफोल्ड की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम स्टेंट लगाते हैं। तो ये एक अलॉय होता है, कोबाल्ट क्रोमियम या प्लेटिनम क्रोमियम से बना होता है, बड़ा थिन सा है, 80 माइक्रोन बड़ी थिन है। टेक्निकल चीजें। हाँ, बट ये एक ऐसा नहीं है कि स्टेंटिंग टेक्निक है। स्टेंटिंग एक मेथड है उस नाड़ी को खोल के। हो सकता है पहले भी 5-7 साल पहले आए थे, एब्जॉर्बेबल है, जो हमने स्टेंट डाला वो कुछ सालों के बाद एब्जॉर्ब हो जाए। वो टेक्निक इतना अच्छा नहीं चला और आगे अभी इस पे रिसर्च हो रही है, पर एब्जॉर्बेबल स्टेंट वापस आ गए। बट मैंने जैसा कहा कि अभी वी आर मूविंग टुवर्ड्स ए सिस्टम जहां हम कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम मेटल यूज हो वो बेटर है। ओके। ये अच्छा हम- अच्छा, जब क्या कोई तरीका है कि ब्लॉकेज से बच सकते हैं, कोरोनरी वेस्कुलर डिजीज से बच भी सकते हैं कुछ बिल्कुल बच करके? सकते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं। हमने काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं जिनकी एंजियोग्राफी हमने 90 ईयर्स में भी की है। ओके, 90 से ऊपर भी करी है और ब्लॉकेज नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। तो ये ब्लॉकेज जो है ये एक एजिंग प्रोसेस नहीं है, ये एक डिजीज़ है। ओके। ओके, तो अगर हम अपना लाइफस्टाइल का ख्याल रखें, अपने आप को रिस्क फैक्टर से बचाएं, और जैसा लास्ट टाइम हमने बात करी थी, फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल करें, एक्सरसाइज डाइट का ख्याल रखें, स्ट्रेस लेवल कम करें, तो उससे ये पॉसिबल है कि हम इन बीमारियों से बच सकें। और हम ये भी समझते हैं कि अगर किसी को ब्लॉकेज है भी और उसका इलाज भी हो गया है, उसके बाद भी उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ताकि नए ब्लॉकेज ना बने और पुराने जो ब्लॉकेज जो सिग्निफिकेंट नहीं है वो स्टेबल रहे और वो अनस्टेबल में कन्वर्ट ना हो और पेशेंट को हार्ट अटैक ना हो। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पहले प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए उसके बाद अगर हार्ट में से डैमेज भी हो गया उसके बाद भी हम समझते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बड़ा मेजर महत्वपूर्ण रोल है उसका। राइट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।